हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल पर। मैं नवीन मिश्रा एक बार फिर से आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। जून 2022 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम MCS 024 जो जावा का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। MCS 024 की वैसे तो मैंने पूरी जावा की ट्यूटोरियल की सीरीज़ बनाई हुई है, बट क्योंकि वो इंग्लिश में है तो आई थिंक ज़्यादा स्टूडेंट्स उसको प्रेफर नहीं करते हैं। इस वीडियो में मैं जून 2022 के क्वेश्चन 1 को सॉल्व करूंगा, उसके सॉल्यूशंस आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, हिंदी में होगा। और शुरू करने से पहले प्लीज़, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और कमेंट करते रहिए। बाकी कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करता हूँ कमेंट्स के आंसर देने का। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले यार, ये जो जून 2022 का फर्स्ट क्वेश्चन था ना, ये बहुत बड़ा आ गया यार। 5-5 नंबर के 8 क्वेश्चंस आ गए हैं, ऑलमोस्ट आधी जावा पूछ लिए इन्होंने इसके अंदर। चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, और इसका एक एग्जांपल दो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा क्वेश्चन 1, तो ये रहा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती क्या है? बेसिकली यार, ये इनहेरिटेंस का पार्ट होता है। एक बेस क्लास की प्रॉपर्टीज दूसरी क्लास इनहेरिट करती है, जिसको चाइल्ड क्लास कहते हैं। ये इनहेरिटेंस कहलाता है। अगर उस बेस क्लास का आप ऑब्जेक्ट ना बनाओ या ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते तो आप उस क्लास को अब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर सकते हो। जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, उस क्लास की डेफिनेशन की स्टार्टिंग में आप अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दोगे। अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाने से वो क्लास जो है आपकी अब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अपने कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। पहला फ़ायदा ये है कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है, अगर मैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास ए बना रहा हूँ, इसके अंदर जो भी रखूँ, तो इस क्लास के ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट का मतलब मैं ये चीज़ तो कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं न्यू ऑपरेटर लगाऊंगा तो ये नहीं चलेगा। यू कैन नॉट डू दिस। तो आप अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हो। अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप अब्स्ट्रैक्ट मेथड रख सकते हो, नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड रख सकते हो, फाइनल रख सकते हो। एक भी लिमिटेशन नहीं है कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही होंगे, दोनों रखे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जनरली मेथड्स की डेक्लेरेशन होती है, डिफाइन नहीं किया जाता। इसका मतलब यह है, अगर आप एक फंक्शन बना रहे हो लाइक void get नाम का, ठीक है, तो इसके साथ आप सेमीकोलन लगा के छोड़ देते हो, क्योंकि जो भी इसकी डिराइव्ड क्लास होगी वो इसको इंप्लीमेंट करेगी। ओके। अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप फाइनल मेथड भी रख सकते हो, स्टैटिक मेथड भी रख सकते हो, कंस्ट्रक्टर भी रख सकते हो, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है ना, तो सब कुछ रख सकते हो। ये आप अपने डेफिनेशन लिख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं। अब आप आगे इसके बारे में बता रहा हूं। तो उसने बोला था कि आगे पॉलीमॉर्फिज्म से क्या रिलेशन है इसका, क्या पॉलीमॉर्फिज्म कैसे होगा। तो पहले पॉलीमॉर्फिज्म का छोटा सा डेफिनेशन कि यार, एक नाम की एक से ज़्यादा चीज़ें क्रिएट कर दोगे तो वो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा। जावा में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अगर इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू होगा। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू होता है। ठीक है ना। तो वो बताया गया कि अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास सेम मेथड डेक्लेरेशन हो और चाइल्ड क्लास उस नाम का मेथड बना दे, तो ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप हो जाता है। फॉर एग्जांपल, ये आपका क्लास ए है, इसने गेट फंक्शन बनाया है, गेट फंक्शन डिक्लेयर किया है। क्लास बी क्या करती है, इसको इनहेरिट करती है और इस गेट फंक्शन को यहाँ पे दोबारा बनाती है। तो ये आपका पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप ये काम कर रहे हो तो आप इस तरीके से अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। मतलब क्लास का नाम ए, क्योंकि जो अब्स्ट्रैक्ट है, फिर A1 इक्वल टू न्यू, ये भी ठीक है, लेकिन ए की जगह बी, क्योंकि ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो आप उसके लिए ये चीज़ नहीं कर पाओगे। ओके। तो ये आप इंस्टेंशिएट करने का तरीका होता है आपकी अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को। और ये अगर आपको कई बार क्वेश्चंस में आता है डायनामिक मेथड डिस्पैच, तो डायनामिक मेथड डिस्पैच भैया यही है कि आप जो क्लास बना रहे हो अब्स्ट्रैक्ट और उसको इनहेरिट कर रहे हो दूसरी क्लास में, तो जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्जेक्ट का नाम आप उठाओगे बेस क्लास से, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो कंस्ट्रक्टर पास करोगे, जो न्यू कीवर्ड यूज करोगे, वो बेस क्लास डिराइव्ड क्लास का कॉल करोगे। तो डायनामिक मेथड डिस्पैच का भी एग्जांपल हो सकता है। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और आप इसको भी लिख सकते हो अपने एग्जाम में। और फिर इसका इसने एक प्रोग्राम लिखने को बोला था, एक सूटेबल एग्जाम्पल बोला था। तो समझते हैं पहले क्या एग्जाम्पल है। जैसे यार, अलग 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 शेप होती है ना। शेप मतलब आपका सर्कल होता है, आपका स्क्वायर होता है, आपका रेक्टेंगल होता है, ठीक है ना, आपका इलिप्स होता है। इन सभी के लिए एरिया कैलकुलेट किया जाता होता है ना। आप एरिया जरूर कैलकुलेट करते हो, लेकिन इन सभी के फॉर्मूलेज अलग अलग हैं। रेक्टेंगल ऑफ एरिया का फॉर्मूला अलग है, स्क्वायर का अलग है, सर्कल का, स्फीयर का, सबका अलग अलग फॉर्मूला है।
तो इसी को यूटिलाइज करते हुए मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक प्रोग्राम किया है। तो सबसे पहला टास्क क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है शेप नाम की, उसके अंदर मेथड रख दिया है एब्स्ट्रैक्ट जो है कैलकुलेट एरिया, मतलब जो भी इस क्लास को इनहेरिट करेगा उसको इस कैलकुलेट एरिया मेथड को बनाना पड़ेगा। तो नीचे जब क्लास रेक्टेंगल बनी है, यहाँ पे क्लास रेक्टेंगल, इसने शेप को इनहेरिट किया है, इनहेरिट करते करते पर इसको ये कैलकुलेट एरिया मेथड बनाना ही पड़ेगा। लेकिन रेक्टेंगल के एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विथ, तो मैंने ऊपर एल डब्ल्यू एरिया वेरिएबल लिए, एल इंटू डब्ल्यू का फॉर्मूला लगाया और इसको प्रिंट करवा लिया। आई डिड द सेम थिंग फॉर सर्कल, लेकिन सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू फिक्स किया 3.14 आर लिया, एरिया लिया, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाया मैंने और इसको प्रिंट करवा लिया। नीचे मैंने क्या किया है, शेप के ही ऑब्जेक्ट बनाया है, शेप है, शेप सर्कल जैसे होगी और ये क्या करेगा, इसका कैलकुलेट एरिया मेथड करेगा, तो ये इसको कॉल करेगा, ठीक है ना। और शेप रेक्टेंगल है और ये कैलकुलेट एरिया को कॉल करेगी, तो ये इसको कॉल करेगा। तो एक ही क्लास के अंदर हमने इन दोनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है। आप इसका चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट एक ले सकते हो, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, मैं इसको प्ले करके ही चलाऊंगा वीडियो को, तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, इसके बाद ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भैया एप्लेट क्या होते हैं और इसमें मेन क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता। तो इसमें प्रोग्राम लिखने को उसने नहीं बोला है, थ्योरी है, तो आप एक थ्योरी लिख सकते हो। तो ये रही मेरी थ्योरी। तो एप्लेट का डेफिनेशन क्या है भैया, ये भी एक स्मॉल जावा प्रोग्राम होते हैं जो एक मशीन पे बनते हैं, दूसरी मशीन पे रन होते हैं। ये वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे आप वेबसाइट्स बनाते हो ना, वेबसाइट्स में जावा का कोड अगर लगाना चाहते हो तो आप एप्लेट्स यूज़ कर सकते हो। आजकल तो एप्लेट्स भी खत्म हो गए हैं, सर्वलेट्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन एप्लेट्स यूज़ कर सकते हो। एप्लेट जीयूआई प्रोग्राम्स होते हैं, इसको एक वेब ब्राउज़र के अंदर चलाना होता है। एप्लेट को चलाने के लिए आपको एक एप्लेट टैग चाहिए। तो ये पहले हमने एप्लेट का डेफिनेशन लिख दिया, जो आप अपने स्क्रीनशॉट पे लिख सकते हो। फिर उसने पूछा था कि एप्लेट क्यों नहीं मेन में चलाया जा सकता। तो यार ये छोटा सा एक आपको पैराग्राफ बना के ही लिखना था, इसके अंदर और कुछ नहीं है। मेन मेथड जनरली तब यूज़ होता है जब हम कमांड प्रॉम्प्ट के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जिसमें कंसोल में ब्लैक कलर की स्क्रीन में टेक्स्ट आएगा। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि एप्लेट में अगर आप मेन में अगर आप AWT बना रहे हो या स्ट्रिंग्स बना रहे हो तो आप GUI में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग फ्रेम क्लास। लेकिन जो एप्लेट है, एप्लेट का अपना एक लाइफ साइकिल है, एप्लेट का पैकेज है, एप्लेट की क्लास है, एप्लेट का अपना लाइफ साइकिल है। जब आप एप्लेट रन करते हो ना किसी ब्राउजर पे, तो वो इस लाइफ साइकिल को फॉलो करता है, जिसमें इनिट हो गया, स्टेट, स्टार्ट स्टेट हो गया, स्टॉप स्टेट हो गया, आइडल स्टेट हो गया, पेंट स्टेट हो गया। मेन इस तरीके से काम नहीं करता, मेन का मेथड डिफरेंट होता है, ठीक है। मेन मेथड इनिट मेथड के साथ कोइंसाइड करके नहीं रह सकता। और जनरली एप्लेट्स जो होती हैं वो वेब ब्राउजर्स पे चलते हैं, क्योंकि वो एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। मेन वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं किया जा सकता। ऑल्दो सर्वलेट्स इज अनदर केस, इसमें यूज कर सकते हो, लेकिन एप्लेट में मेन नहीं इंक्लूड करने का आप जो एक्सप्लेनेशन दोगे वो आप ये एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, जो मेरी समझ के अकॉर्डिंगली मैंने आपको लिख दी है, आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था जो थ्योरी था। पहला क्वेश्चन बड़ा था लेकिन सेकंड क्वेश्चन आसान था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है भाई इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन क्या है, इसका भी एक एग्जांपल दो। ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट करेगा आपकी चीज़ों को, जस्ट अ सेकेंड। तो इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन होता क्या है, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन कुछ ऐसे होता है भैया कि मान लो दो प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है ना। एक प्रोसेस है P1 नाम का, ठीक है ना, एक प्रोसेस है P2 नाम का, और ये दोनों जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक रिसोर्स को यूज़ करना चाहते हैं। एक रिसोर्स है R1, इसको ये भी यूज़ करना चाहता है और ये भी यूज़ करना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन को इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन कहते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा थ्रेड आपस में एक रिसोर्स को शेयर कर रहे होते हैं तो उसको इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन कहते हैं। ऐसे सिचुएशंस में इनकंसिस्टेंसी और डेडलॉक की सिचुएशन आ सकती है। इनकंसिस्टेंसी मतलब कि आपका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं है, कुछ गलत है, फ्लो में कुछ गड़बड़ होगी, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। और डेडलॉक क्या है कि एक सिचुएशन ऐसी आ गई है कि कोई भी प्रोसेस काम नहीं कर पा रहा है। R1 हो गया, R2 हो गया, मान लो अगर दो हो जाए तो P1 ने R1 पे लॉक लगा दिया, P2 ने R2 पे लॉक लगा दिया है, P1 R2 की वेट कर रहा है, P2 R1 की वेट कर रहा है, दोनों अपना काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये डेडलॉक है। इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन में डेडलॉक्स और इनकंसिस्टेंसीज जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इन प्रॉब्लम से बचने के लिए जावा ने आपको सिंक्रोनाइजेशन मेथड समझाया है। उसने आपको एक सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड दिया है, उस सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड की मदद से आप क्या कर सकते हो, अपने इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर सकते हो एंड मेकिंग श्योर दैट देयर इज नो इनकंसिस्टेंसी एंड डेडलॉक सिचुएशन, ठीक है ना। तो सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है, सिंक्रोनाइज होता क्या है, सिंक्रोनाइज्ड एक लॉक की तरह काम करता है। जैसे आप एक एल्मीरा को यूज कर रहे हो, दो बंदे, ठीक है ना। जब एक बंदा यूज कर रहा है तो उसने एल्मीरा को यूज किया, उसको लॉक लगा के रखा, उस पर काम कर रहा था।
जब उसको अलमीरा की जरूरत नहीं थी तो उसने अनलॉक कर दिया, अब दूसरा बंदा इस अलमीरा को यूटिलाइज कर सकता है, उसको लॉक करके उसके अंदर अपनी चीज़ें रख सकता होता है। तो वैसे ही सिंक्रोनाइज कीवर्ड चलता है जो लॉक की तरह काम करता है, जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब चलते हैं इसके प्रोग्राम की तरफ। भैया प्रोग्राम थोड़ा मुश्किल है, ये बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, समझाने की कोशिश करता हूँ। हुआ क्या है, इसमें हमने एक क्लास बनाई है बैंक नाम की, और मान लो इसके अंदर हमारे पास एक 10,000 रुपये का बैलेंस पड़ा हुआ है। इसके अंदर दो मेथड है, एक मेथड है पैसा निकलवाने के लिए विड्रॉ मनी, और एक पैसा जमा कराने के लिए डिपॉजिट मनी। अब सपोज पहले विड्रॉ मनी चलता है और हम यहाँ से 15,000 रुपये निकलवाने की कोशिश करते हैं, तो ऑब्वियसली नहीं निकलेगा, एरर आना चाहिए, राइट। लेकिन साथ में डिपॉजिट मनी चलता है। डिपॉजिट मनी क्या करता है, आपके 10,000 में 5,000 रुपये और डाल देता है। जब वो डाल देता है 15,000 हो गए, तब विड्रॉ मनी चल जाना चाहिए, है ना। तो कुछ ऐसा ही होगा यहाँ पे। ओके, तो ये आपकी बैंक क्लास है। इसके दोनों मेथड विड्रॉ और डिपॉजिट मनी एक ही रिसोर्स बैलेंस को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है ना। अगर बैलेंस आपका अमाउंट से छोटा है, ठीक है ना, तो जैसे कि नहीं है, यानी इतना बैलेंस नहीं है जितना आप अमाउंट निकलवाना चाहते हो, तो वो एरर मैसेज देगा कि बैलेंस नहीं है भैया इतना, और वेट स्टेट में चला जाएगा, वेट करेगा कि शायद पैसे जमा हो गए हों किसी और स्टेट की तरफ से टाइमलाइन पे। डिपॉजिट मनी क्या करेगा, ये क्या करेगा, जितना पैसा आप बोलोगे उतना पैसा डिपॉजिट कर देगा। डिपॉजिट करने के बाद नोटिफाई कर देगा कि इन केस अगर कोई बंदा वेट कर रहा है तो वो रन हो जाए। तो आफ्टर डिपॉजिटिंग द मनी ये वेट बंद हो जाएगा और ये चेक करेगा कि अब बैलेंस पूरा हो गया है, क्योंकि बैलेंस पूरा हो गया है तो वो रन कर जाएगा। तो वही यहाँ पे हमने बना के दिखाया है। एक थ्रेड बनाया है विड्रॉ के लिए, एक थ्रेड बनाया है डिपॉजिट के लिए, ठीक है ना। इसके अंदर भी रन मेथड है, इसके अंदर भी रन मेथड है। बैंक का जो ऑब्जेक्ट, इस बैंक क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो ये रहा। B1 डॉट विड्रॉ मनी 15,000 रुपये निकलवाए जो नहीं निकलेंगे, लेकिन साथ ही हमने डिपॉजिट मनी कर दी 5,000 की। 10 + 5 15 हो गए हैं, तो ये डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये आपका प्रोग्राम है जो 2 पार्ट्स में लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप इसको एक पार्ट में कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। पहले आप ये सारा लिख लो, ठीक है ना, ये सारा लिख लो। इसके बाद फॉलोड बाय ये लाइन मत लिखना, ठीक है ना, और ये सारा लिख लेना। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, थ्रो एंड थ्रोज का डिफरेंस, और इसका भी एग्जाम्पल कोड मांगा है। तो थ्रोज भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, ये तो एक रट्टा मारने वाला काम है। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट होता है। ये एक कोड है, एक ब्लॉक है। मान लो इसमें कोई रन टाइम एरर है, तो रन टाइम एरर से बचने के लिए आप क्या करते हो, इसको ट्राई कैच के अंदर रख देते हो। रन टाइम एरर पे मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रुके ना, तो मैं उसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर कर देता हूँ। ट्राई कैच का ही पार्ट है थ्रू एंड थ्रोज। ट्राई ब्लॉक से, जब आपने ट्राई ब्लॉक बनाया है, ट्राई ब्लॉक के नीचे कैच ब्लॉक होता है। ट्राई ब्लॉक से कैच ब्लॉक पे मूव करने के लिए आप स्पेसिफिकली थ्रो कीवर्ड यूज कर सकते हो। ये आपका थ्रो कीवर्ड होता है, ठीक है ना। थ्रो कीवर्ड की मदद से आप यहाँ से सिर्फ एक एक्सेप्शन ही भेज सकते हो कैच की तरफ, और वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये थ्रो का हमने एग्जाम्पल किया हुआ है, जैसे यू दिस थ्रो न्यू एक्सेप्शन क्लास, ठीक है ना, या ये एग्जाम्पल है थ्रो न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन एरर अकर्ड, ठीक है ना। तो ये थ्रो का आपका एग्जाम्पल हो गया है, ये थ्रो का डेफिनेशन है। जो थ्रोज कीवर्ड होता है वो कुछ ऐसे होता है कि मान लो आपने एक फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन के अंदर एक्सेप्शन रेज हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में जो दूसरे मेथड इस मेथड को कॉल करेंगे, कोई बाहर से अगर इस मेथड को कॉल करेगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि भैया उसने एक्सेप्शन रेज कर दिया। तो ये मेथड क्या करेगा, अपनी डेफिनेशन के साथ यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड को यूटिलाइज करके बता देगा जो भी इनके कॉलर्स हैं कि भाई मेरा मेथड जो है इस तरीके के एक्सेप्शन को रेज कर सकता है, तो आप अपने ट्राई कैच के अंदर से इस मेथड को कॉल करना, ठीक है ना। तो ये थ्रोज कीवर्ड होता है। थ्रोज आप एक से ज़्यादा एक्सेप्शन कर सकते हो। थ्रोज के बाद क्लास का नाम लिखा जाता है, थ्रो के बाद क्लास के ऑब्जेक्ट को लिखा जाता होता है, ठीक है ना। थ्रोज मेथड की सिग्नेचर के साथ लिखा जाता होता है। तो ये आपका डिफरेंस है जी। एंड ये रहे आपके प्रोग्राम, ये थ्रो का एग्जाम्पल है और थ्रोज का एग्जाम्पल है। ये थ्रोज है। मेन के अंदर क्या आपको कोई ट्राई कैच दिख रहा है? नहीं, लेकिन इसने क्या लिखा हुआ है, थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन, कि ये जो आपका मेन है एक्सेप्शन रेज कर सकता है, और ये जो स्लीप मेथड है ये डेफिनेटली एक्सेप्शन रेज करेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए इंटरप्टेड एक्सेप्शन चला हुआ है। ये थ्रोज का एग्जांपल है। और थ्रो में ट्राई ब्लॉक के अंदर से स्पेसिफिकली नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है न्यू, ठीक है ना, जिसमें एज ए कंस्ट्रक्टर एज ए मैसेज ये मैसेज भेजा है। थ्रो कीवर्ड अपने आप कंट्रोल ट्रांसफर कर देगा इस कैच के ब्लॉक की तरफ, नल पॉइंटर एक्सेप्शंस मैच कर गई, तो ये कोड आपका चल जाएगा। तो ये आपका थ्रो का और थ्रोज का एग्जाम्पल है, ठीक है। और
ये ऊपर वाला थ्रोज का है, नीचे वाला थ्रो का है, और इधर थ्रो एंड थ्रोज का डिफरेंस है। तो ये आपका एक और क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन है ई पार्ट, व्हाट इज क्लास पाथ, यूटिलिटी ऑफ क्लास पाथ एंड सो ऑन। तो क्लास पाथ क्या होता है, ये भी थ्योरी क्वेश्चन है। देखो जब आप जावा इंस्टॉल करते हो ना, जावा इंस्टॉल करने के लिए हम जेडीके को यूटिलाइज करते हैं। जब आप जावा इंस्टॉल करते हो या जेडीके को यूटिलाइज करते हो तो वो अब सेटअप करते हुए कई फाइलें रखता है आपकी। जनरली वो सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स के अंदर एक फोल्डर बना देगा जेडीके का और उस बिन का, और उसके अंदर आपके सारी यूजफुल चीज़ों को रख देगा, जैसे कि जावा का कंपाइलर, जावा का वर्चुअल मशीन, जावा का डिबगर। ये सारे ब्लॉक जरूरी हैं आपके जावा के प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करने के लिए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपका वहाँ पे पड़ा होगा, और जब भी आपने जावा का प्रोग्राम चलाना है तो आपको अब ये प्रोग्राम बिन के अंदर रखना पड़ेगा और वहाँ से चलाना पड़ेगा। लेकिन बिन में रखना मुश्किल हो जाता है, आप क्या चाहते हो फ्रीडम कि हम जहाँ मर्जी रख सकें। तो ऐसे में आप क्या करते हो, अपना क्लास पाथ अपडेट करते हो। क्लास पाथ वो पाथ है जहाँ पे आपको ये सारे डायरेक्टरी, सारे फोल्डर्स मिलेंगे, वही मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है। तो आप पाथ कैसे सेट करोगे, पाथ सेट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, जो स्टेप्स ये रहे मैंने लिख दिए हैं, फॉलो कर लेना, ठीक है ना। बाकी मेरा पहला वीडियो है उसके अंदर जावा को सेटअप करने का मैंने करके दिखाया है लाइव वीडियो में, आप उसको यूटिलाइज कर लेना, वहाँ से भी आपको ये स्टेप समझ लग जाएंगे। लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए ये दो चीज़ें कंसेप्ट बहुत थे मेरे हिसाब से, इससे ज़्यादा आप नहीं लिख पाते। ओके, तो ये आपका ई क्वेश्चन था। लेट्स कंटिन्यू विद द एफ क्वेश्चन विच इज एसएस स्पेसिफायर प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड को स्पेसिफिकली पूछा है उसने। तो पहले मैंने एसएस स्पेसिफायर क्या बताया है। इसको विजिबिलिटी कंट्रोल या विजिबिलिटी मोड्स भी कहते हैं, विजिबिलिटी कंट्रोल्स भी कहते हैं, विजिबिलिटी मोड्स भी कहते हैं। जब आप अपनी एक क्लास बनाते हो, जब आप अपनी क्लास बनाते हो, ये क्लास है अगर, तो इस क्लास के अंदर जो डेटा पड़ा होगा, जो आपके वेरिएबल्स होंगे, जो आपके मेथड्स होंगे, वो क्लास के अंदर भी यूटिलाइज होंगे, क्लास के बाहर भी यूटिलाइज होंगे। तो आप अपने इन असेस की मदद से डिसाइड करते हो कि आप क्या क्या चीज़ें आगे फॉरवर्ड करना चाहते हो, लोगों को दिखाना चाहते हो, क्या चीज़ें नहीं दिखाना चाहते। अब यहाँ पे लोगों का मतलब ये है ऑब्जेक्ट, चाइल्ड क्लास, पैकेट से बाहर। तो जनरली जावा के अंदर 4 एसएस स्पेसिफायर हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट, ठीक है ना। तो ये एसएस स्पेसिफायर का शुरुआत डेफिनेशन है, फिर ये एसएस स्पेसिफायर मैंने समझाया हुआ प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड होते हैं, और ये आपका प्राइवेट का डेफिनेशन है। तो आप एक डायग्राम बना के प्राइवेट के बारे में लिख सकते हो। जो चीज़ आपने प्राइवेट कर दी वो सिर्फ क्लास के अंदर चलेगी, क्लास के बाहर चाहे ऑब्जेक्ट है, चाहे चाइल्ड क्लास है, चाहे दूसरा पैकेज है, कहीं भी वो प्राइवेट डेटा को यूज़ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका प्राइवेट वेरिएबल है। और ये प्रोटेक्टेड क्या है, प्रोटेक्टेड का डेफिनेशन बहुत छोटा सा था मेरे पास, तो मैंने वही इतना सा लिख दिया है। प्रोटेक्टेड स्पेसिफिकली इनहेरिटेंस के लिए यूज़ किया जाता था। जो आपने प्रोटेक्टेड कर दिया वो क्लास के अंदर इमीडिएट चाइल्ड क्लासेस और अदर पैकेज के चाइल्ड क्लासेस चला सकती हैं। अदर ऑब्जेक्ट चाहे वो चाइल्ड के अंदर हो या पैकेज के अंदर हो, वो नहीं चला पाएगा इसको। और इसके हिसाब से मैंने एग्जांपल दे दिया है। हमने क्या किया है, हमने एक ए वेरिएबल लिया है, ए क्लास ली है, एक प्राइवेट वेरिएबल लिया है, पब्लिक प्रोटेक्टेड मेथड लिया है। क्लास बी ने ए को इनहेरिट किया है, यहाँ से हम गेट मेथड कॉल कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटेक्टेड एसेस आगे इनहेरिट होता है, चलता है। और अगर मैं इस ए को यूटिलाइज करना चाहूँ ए इक्वल टू एन, तो ये नहीं चलेगा क्योंकि प्राइवेट एसेस चाइल्ड क्लासेस को नहीं मिलता है। फिर ऑब्जेक्ट्स में करके दिखाया है। अगर आप ए का ऑब्जेक्ट बनाते हो और इस ए वैल्यू को कॉल करते हो तो अगेन नहीं चलेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट्स प्राइवेट नहीं चला सकते हैं। और अगर आप बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, यहाँ पे सेमीकोलन लगना था, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो और फिर शो फंक्शन को कॉल करते हो, ठीक है ना, तो ये चल पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन था मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग का डिफरेंस। ये है मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग, ये आपका जी पार्ट है और फिर एच पार्ट है। तो मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग क्या होता है, अगर बेस क्लास के अंदर, अगर ये बेस क्लास है आपकी, क्लास के अंदर ही आप दो मेथड बना दो सेम नाम के, फॉर एग्जांपल गेट और गेट, तो ये मेथड ओवरलोडिंग कहलाता है, एक क्लास के अंदर होती है जो। अगर आप दो क्लासेस बनाते हो, ये वाली और ये वाली, ठीक है ना, ये ए क्लास है, ये बी क्लास है, ठीक है ना, इसकी चीज़ें यहाँ पे आप कॉल कर रहे हो, यहाँ पे भी गेट फंक्शन है और यहाँ पे भी गेट फंक्शन है, तो ये मेथड ओवरराइडिंग कहलाता है। तो पहले डिफरेंस ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग का, ओवरलोडिंग एक क्लास के अंदर होगी, ये चाइल्ड क्लास के अंदर होती है। इसके अंदर मेथड्स का नाम भी सेम रहेगा और आर्गुमेंट्स अलग अलग होंगे, जैसे गेट एक जीरो आर्गुमेंट और एक गेट विद इंडेक्स आर्गुमेंट। और जो ओवरराइडिंग होती है, ओवरराइडिंग में सेम नेम होता है, सेम आर्गुमेंट्स होते हैं, मेथड भी आर्गुमेंट्स भी सेम होंगे।
मेथड ओवरलोडिंग रीडेबिलिटी के पर्पज से यूज की जाती है, और मेथड ओवरराइडिंग अपनी ऑलरेडी डिफाइंड बेस क्लास के मेथड की दूसरी डेफिनेशन देने के लिए यूज की जाती है। ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है, इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मेथड ओवरलोडिंग जब भी आप करोगे तो इसके लिए आपको रिटर्न टाइप को चेंज करने से मेथड ओवरलोडिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग जब करोगे तो मेथड ओवरराइडिंग में रिटर्न टाइप जरूरी होता है। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग में रिटर्न टाइप अगर आप सेम रखना जरूरी है, और मेथड ओवरलोडिंग में आप रिटर्न टाइप चेंज करोगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का डिफरेंस है, एंड देन वी कंटिन्यू विद द प्रोग्राम। तो इस साइड ये मेथड ओवरलोडिंग है, सिंपल प्रोग्राम है। एक ए क्लास है, उसके अंदर दो गेट फंक्शन है। एक गेट फंक्शन के अंदर आपने खाली रखा हुआ है, कोई आर्गुमेंट नहीं है। एक गेट फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स रखे हुए हैं, दो आर्गुमेंट्स हैं। ठीक है ना, और जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, अगर मैं खाली लिखूंगा तो खाली पैरामीटर वाला ये वाला चलेगा, और अगर मैं दो वैल्यूज लिखूंगा, दोनों वैल्यूज इंटीजर टाइप की हैं, तो ये वाला चलेगा। तो ये आपका मेथड ओवरलोडिंग था, और ये है आपका मेथड ओवरराइडिंग। ए क्लास को बी ने इनहेरिट किया और इस गेट मेथड को दोबारा बना दिया, तो ये ओवरराइडिंग हो गई। ठीक है ना, यहाँ पे आप नाम ओवरराइड कर देना, मेथड ओवरराइड। जब आप बी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो b1.get लिखोगे, तो अब ये डिराइव्ड वाला मेथड चलाएगा, इसको नहीं चलाएगा क्योंकि इसने इसको ओवरराइड कर दिया है। तो ये आपका ओवरलोडिंग का और ये आपका ओवरराइडिंग का डिफरेंस था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का जो है लेआउट मैनेजर। तो लेआउट मैनेजर्स क्या होते हैं? लेआउट मैनेजर्स बेसिकली आपके AWT कंट्रोल में यूज किए जाते होते हैं। जब आप ग्राफिकल एप्लीकेशन बनाते हो, तो जैसे आप अपना एक फ्रेम बनाओगे, उस फ्रेम पे चीज़ों को कैसे रखा जाए, एक टेक्स्ट फील्ड कहाँ रखा जाए, दूसरा टेक्स्ट फील्ड कहाँ रखा जाए, एक बटन कहाँ रखा जाए, दूसरा बटन कहाँ रखा जाए, इनको प्लेस करने के लिए जावा आपको लेआउट मैनेजर पकड़ाती है। ठीक है ना, अगर आप कोई लेआउट मैनेजर यूज नहीं करोगे तो सेट लेआउट मेथड बाय डिफॉल्ट पे सेट हो जाएगा, नहीं तो आप लेआउट चेंज करने के लिए सेट लेआउट मेथड को कॉल कर सकते हो, जिसकी मदद से आप काम कर सकते हो। कई लेआउट कंट्रोल्स हैं, कई लेआउट मैनेजर्स प्रोवाइड किए जाते होते हैं, ये सारे आपके लेआउट मैनेजर्स हैं। इसके अलावा भी कई होंगे जो मुझे याद थे, मैंने लिख दिए हैं। फ्लो, ग्रिड, कार्ड, बॉर्डर, कार्ड बैक लेआउट, इसमें से किसी दो को एक्सप्लेन करने को बोला था उसने। तो ये रहा आपका फ्लो लेआउट। फ्लो लेआउट क्या होता है यार? जैसे आप एक कॉपी उठाते हो, ये आपकी कॉपी है, कॉपी का ये पेज है, आप यहाँ से लिखना शुरू करते हो लाइन बाय लाइन। ठीक है ना, जब आपका ये खत्म हो गया फिर आप नई लाइन पे चले जाते हो, फिर अगली लाइन लिखना शुरू करते हो। दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम टिल द पेज लास्ट। जैसे जैसे आपको स्पेस मिलती जाती है वैसे वैसे आप चीज़ों को रखते जाते हो। तो ये आपका फ्लो लेआउट का सिंटैक्स और एग्जाम्पल है। फ्लो लेआउट बाय डिफॉल्ट होता है, अगर आप कोई लेआउट नहीं यूज करोगे तो फ्लो लेआउट को यूटिलाइज किया जाएगा। इसके अंदर खाली पैरामीटर्स, इंट और एक पैरामीटर वाला और तीन पैरामीटर वाला, तीन कंस्ट्रक्टर हैं। फ्लो लेआउट पे कोई भी बटन, कोई भी टेक्स्ट फील्ड, कोई भी कंट्रोल को अगर आपने ऐड करना है तो ऐड बटन नाम का ऐड मेथड आपको यूटिलाइज करोगे। तो ये आपका फ्लो लेआउट मैनेजर है, सबसे आसान और बाय डिफॉल्ट लेआउट। ये एप्लेट में और पैनल्स में यूटिलाइज किया जाता है। फिर आगे चलते हैं, लास्ट बॉर्डर लेआउट। बॉर्डर लेआउट क्या होता है? बॉर्डर्स बना देता है। जैसे आप ये आपने एक फॉर्म बनाया तो इसके बॉर्डर्स बन गए, एक आपने ये बॉर्डर काट दिया, एक आपने ये बॉर्डर काट दिया, एक आपने ये बॉर्डर काट दिया, एक आपने ये बॉर्डर काट दिया। ये आप अपने पेपर में एग्जांपल लिख सकते हो। तो इसके 5 सेक्शंस बन गए, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड सेंटर पार्ट। तो ये आपके 5 सेक्शंस में, 5 रीजन्स में आपके बॉर्डर को डिवाइड कर देता है। जब भी आप बॉर्डर लेआउट में किसी कंट्रोल को प्लेस करोगे तो आप उस कंट्रोल का नाम और किस रीजन में आप रखना चाहते हो वो नाम दोगे। जैसे ये बटन आपके ईस्ट वाले कंट्रोल में यहाँ पे प्लेस होगा, और एक जो आपका रीजन है, एक रीजन में एक कंपोनेंट को ही प्लेस किया जा सकता है। तो ये आपका बॉर्डर लेआउट है। उसने 2 पूछे थे तो मैंने 2 ही एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है ना, इससे आपका जून 2022 का जो पार्ट 1 था, फर्स्ट क्वेश्चन था, वो कंप्लीट हो गया है। बहुत लेंथी था। ठीक है ना, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मैं सून आपको अपलोड करूंगा। मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में जल्द पता चल सके साथ के साथ। तो